हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम इकोलॉजी में क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? इकोलॉजी में हमने शुरू किए थे इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर हम लाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने क्लाइमेटिक फैक्टर शुरू किए थे तब हमने कहा कि इनमें 3 मेन फैक्टर्स हैं। 3 कौन कौन से मेन फैक्टर्स थे? पहला लाइट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड है प्रिसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। आज हम प्रिसिपिटेशन या फिर रेनफॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रिसिपिटेशन होती क्या है? हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है प्रिसिपिटेशन होती क्या है? प्रिसिपिटेशन को हिंदी में वृषण या अवक्षेपण कहते हैं। होता क्या है ये प्रिसिपिटेशन वह प्रोसेस है, वह एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉइल के अंदर या सॉइल के ग्राउंड लेवल के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज़ किया जा सके। कि मिट्टी के अंदर पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। किस विधि द्वारा? किसी एटमॉस्फेरिक मेथड के थ्रू मिट्टी के अंदर पानी का लेवल इंक्रीज़ किया जा सके। प्लांट्स के लिए या फिर मिट्टी के अंदर पानी का सोर्स क्या होता है? प्लांट्स के लिए क्या सोर्स है पानी का? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? उन्हें पानी जो है वो रेनफॉल के थ्रू, बारिश के थ्रू मिलता है। मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है प्लांट्स के लिए रेनफॉल। और हमने कहा प्रिसिपिटेशन जो है वो सॉइल के अंदर या ग्राउंड लेवल के अंदर वाटर का कंटेंट या वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करना है। ये किसके द्वारा हो रहा है? कुछ एटमॉस्फेरिक मेथड जैसे कि रेनफॉल, बारिश के द्वारा, स्नोफॉल, बर्फ़बारी के द्वारा। थर्ड ड्यू ड्रॉप्स होता है, ड्यू ड्रॉप्स ओस को कहते हैं, ओस के द्वारा। हेल्स, ओलों के द्वारा, ओलावृष्टि हो तो उससे भी मिट्टी के अंदर पानी जो है वो भी पानी से ही बनते हैं, ओले भी, उससे भी पानी का लेवल तो इंक्रीज़ होगा। तो क्या क्या देखा हमने प्रिसिपिटेशन में? कौन कौन से 4 टाइप्स हैं, एटमॉस्फेरिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है मिट्टी में वाटर के लेवल को इंक्रीज़ किया जा सकता है। पहला बारिश, मेन सोर्स होता है किसी भी ग्राउंड लेवल के अंदर पानी के लेवल को इंक्रीज़ करने का। क्या? पहला है बारिश, दूसरा हमने देखा स्नोफॉल, बर्फ़बारी, ड्यू ड्रॉप्स या फिर ओस, फोर्थ है हेल्थ या फिर ओले। तो हम पानी क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये रेनफॉल जो है वो पानी के लेवल को इंक्रीज़ कर रही है। इंक्रीज़ तो कर रही है, लेकिन ये रेनफॉल जो है वो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्लांट्स पे भी इफ़ेक्ट डालती है। किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है, इसी को पढ़ने के लिए आज हम ये प्रिसिपिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ये जो रेनफॉल है वो प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स को भी, दोनों को इफ़ेक्ट करती है। क्या कहा है हमने? रेनफॉल इफ़ेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिखा है कि वाटर डिमांड की बेसिस पे, किसके बेस पे? वाटर की डिमांड के बेसिस पे हम प्लांट्स को मेन 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं कि प्लांट्स की वाटर डिमांड कैसी है, इसके आधार पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोफाइट्स। क्या? हाइड्रोफाइट्स। सेकंड कैटेगरी है मीज़ोफाइट्स। थर्ड है ज़ीरोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हमने इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है? वाटर की डिमांड के बेसिस पे। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उन्हें ग्रोथ के लिए मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होती है। ये पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, पानी में रहते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इनके लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये पानी में ही रहते हैं, तो इन्हें अपनी हर एक प्रोसेस के लिए जो होगा वो पानी की ज़रूरत होगा। तो क्या मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है इनके लिए?
किनके लिए? हाइड्रोफाइट्स के लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड हमने लिखा है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? मीजोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं। प्लांट्स है तो टेरेस्ट्रियल, लेकिन इन्हें एवरेज वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए। क्या? मीडियम वाटर की ज़रूरत होती है इन्हें। इन प्लांट्स को, कौन से प्लांट्स को? मीजोफाइट प्लांट्स को। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मीडियम वाटर की रिक्वायरमेंट है इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे ऊपर हाइड्रोफाइट्स पढ़ा था हमने, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स थे कौन से? जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें पानी में रहने वाले प्लांट्स को हमने हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स कहा था, और हमने कहा कि इन्हें मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है। सेकंड कैटेगरी के अंदर हमने देखा मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, इनके लिए एवरेज वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे वाटर की? मीडियम वाटर की या एवरेज वाटर रिक्वायर्ड होता है अपनी ग्रोथ करवाने के लिए। थर्ड कैटेगरी है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ज़ीरोफाइट्स डिज़र्ट एरिया के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं उन्हें ज़ीरोफाइट्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। कैसे कैटेगरी के अंदर? ज़ीरोफाइट्स उन प्लांट्स में ज़ीरोफाइट्स को रखा जाता है जिन्हें लेस वाटर की या फिर कम पानी की ज़रूरत होती है। किनको? ज़ीरोफाइट्स को। प्रेजेंट कहाँ पे है? डिज़र्ट एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए कम पानी की, लेस वाटर की आवश्यकता होती है। कौन कौन से 3 टाइप्स हमने देखे हैं? हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर में रहते हैं, इन्हें मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होती है। सेकंड हमने देखे मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन थे? जिन्हें मीडियम वाटर की रिक्वायरमेंट थी। थर्ड हम देख रहे हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स को लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? डिज़र्ट एरिया के अंदर ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कौन? ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो हैं वो डिज़र्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाटर रेनफॉल जो है वो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट डालती है। क्या कह रहे हैं हम? बारिश जो है वो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट डालती है। कैसे इफेक्ट डालती है? कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, कहीं पे ग्रासलैंड्स होती हैं, कहीं पे डिज़र्ट एरिया होता है, सूखा इलाका होता है कहीं कहीं पे। ऐसा है क्यों? ये सब बारिश की वजह से ही हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि रेनफॉल जो है वो इम्पैक्ट डालती है किस पे? प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे ये इम्पैक्ट डालती है। कैसे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा हमने, फिर ग्रासलैंड का कहा, फिर डिज़र्ट के बारे में कहा। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन एरिया के अंदर प्रेजेंट प्लांट्स को कहा जा रहा है, या फिर उस एरिया को कहा जा रहा है जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है। क्या? 12 महीने बारिश हो रही है इन इलाकों में। ड्राई कंडीशंस, ये प्लांट्स ड्राई कंडीशंस को कभी फेस ही नहीं करते। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर 12 मंथ्स तक कंटिन्यू बारिश होती है, और ग्रासलैंड्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है, उन एरिया वाले प्लांट्स को रखे हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूस बारिश हो रही है। डिसकंटिन्यूस बारिश कहने का क्या मतलब है? कुछ महीनों तक बारिश हुई, कुछ महीने नहीं हुई, फिर कुछ महीने बारिश हो रही है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट होती है बारिश के अंदर। कैसी? डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है। जबकि ऊपर हमने कहा था कि जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वहाँ उस इलाके में प्रेजेंट है जहाँ पे 12 महीने बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर 12 महीने बारिश होती है। यहाँ की वेजिटेशन जो होती है वो रिच होती है। ग्रासलैंड्स के अंदर हमने कहा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बारिश होती है। कैसे डिसकंटिन्यूअस बारिश है? कुछ मंथ्स के लिए बारिश हुई, कुछ मंथ्स नहीं हुई, फिर से कुछ मंथ बारिश हो रही है। थर्ड क्या लिखा हमने? डिज़र्ट्स के बारे में लिखा। डिज़र्ट है क्या? डिज़र्ट जहाँ पे अभी हमने कहा ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? डिज़र्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट थे। ये डिज़र्ट है क्या? डिज़र्ट या मरुस्थलीय इलाके उसे कह रहे हैं जहाँ पे लेस या फिर लीस्ट बारिश होती है।
लीस्ट या फिर नो बारिश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इसलिए हमने ऊपर कहा कि प्लांट्स जो है, बारिश जो है वो प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे इफ़ेक्ट डालती है, उसे इफ़ेक्ट करती है। कैसे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा, जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, वो वहाँ के एरिया में प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स हैं वो ड्राई कंडीशंस को फेस नहीं करते। ग्रासलैंड्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस रेनफॉल होता है। डिसकंटिन्यूस रेनफॉल कहने का क्या मतलब है? कुछ महीने बारिश हुई, कुछ महीने नहीं हुई, फिर से कुछ महीनों तक बारिश होती है। जबकि डिज़र्ट एरिया जो है वहाँ पे लीस्ट या नो बारिश होती है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम पे ड्राई कंडीशंस रहती है। इसलिए हमने जब ज़ीरोफिटिक कैटेगरी के प्लांट्स के बारे में कहा था कि इनके लिए लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, तो उन्हें डिज़र्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, हमने कहा कि डिज़र्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर ये ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बारिश ने क्या किया है? बारिश ने प्लांट्स की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट किया। किसको इफ़ेक्ट किया? प्लांट्स की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट किया। कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको रिक्वायर्ड वाटर की, जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है। कहीं कहीं पे ग्रासलैंड्स के बारे में हमने देखा, क्योंकि वहाँ पे कुछ महीने बारिश थी, कुछ नहीं है, तो उन दोनों उन्हें ड्राई कंडीशंस भी फेस करनी पड़ रही है, उनके पास में वाटर कंडीशन वाला क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट भी वो फेस कर रहे हैं। थर्ड, हमने देखा कि ये डिज़र्ट एरिया जो है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देख रहे हैं, हमने कहा कि रेनफॉल जो है वो प्लांट्स की वेजिटेशन पैटर्न को इफ़ेक्ट करती है। किसे इफ़ेक्ट कर रही है? प्लांट्स के वेजिटेशन पैटर्न पे प्रभाव डाल रही है। प्लांट्स के वेजिटेशन पैटर्न को प्रभाव डालने का क्या मतलब हुआ कि कहीं पे जो है वो ग्रासलैंड्स है, कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े पौधे प्रेजेंट हैं, कहीं कहीं पे बहुत छोटे पौधे हैं, कहीं कहीं पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स प्रेजेंट है, जैसे कि एलोवेरा वगैरह, जिनको पानी की बहुत कमी होती है डिज़र्ट एरिया के अंदर, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। तो बारिश ने क्या किया? बारिश ने प्लांट की वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डाला। ऊपर हमने एक पॉइंट कहा था कि ये बारिश जो है वो एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट कर रही है और प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर रही है। प्लांट्स के बारे में तो हमने देख लिया कि ये उसके वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डालती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफ़ेक्ट डाल रही है। एनिमल्स को कैसे इफ़ेक्ट डाल रही है? एनिमल्स पे प्लांट्स की वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा, तो एनिमल्स जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये रेनफॉल जो है वो प्लांट्स के साथ साथ में एनिमल्स। हमने प्रेसिपिटेशन के टाइम पे ये कहा था कि ये प्रेसिपिटेशन जो है वो सॉइल में वाटर के लेवल को इंक्रीज़ कर रही है। मेन सोर्स क्या था? मेन सोर्स था रेनफॉल। यहाँ पे हम वाटर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर साइकिल है क्या? प्रेसिपिटेशन के थ्रू प्लांट्स ने वाटर को एब्जॉर्व किया, प्लांट्स में ही ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस कर दिया जाता है। तो इन्वायरमेंट में पानी कहाँ से आया? फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू प्लांट्स के पास में या ग्राउंड लेवल पे पानी कहाँ से आ रहा है, इसे हम एक वाटर साइकिल में समझेंगे। हम कह क्या रहे हैं? प्रेसिपिटेशन, बारिश हुई तो मिट्टी के अंदर पानी का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ, इसमें से 45% वाटर जो होगा, 45% वाटर जो होगा वो बह जाएगा नदियों में, तालाब में, समंदर में चला जाएगा, और 35% वाटर जो होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा। 35% वाटर फिर से वेपर की फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाएगा। सॉइल जो है वो 20% वाटर को ही एब्जॉर्व करेगी। कितने परसेंट वाटर को? मिट्टी ने 20% पानी को एब्जॉर्व किया है, जबकि मैक्सिमम परसेंट पानी जो है वो या तो समुंदर में चला गया है या फिर उसका वाष्पीकरण हो गया है, वो वाष्प की फॉर्म में बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया गया है। तो हमने ये साइकिल क्यों बनाया है? हम ये कह रहे हैं कि बारिश हुई, बारिश से मिट्टी के अंदर पानी का लेवल इंक्रीज़ हुआ, कुछ पानी बहकर, जैसे हमने कहा कि समुंदर में, तालाब में या फिर नदियों में चला गया। समुंदर और तालाब में से पानी का क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है क्या?
इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण ये है कि वाटर सोर्स से, जैसे कि समुद्र से, तालाब से, नदी या झरनों से सन की प्रेजेंस में टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता जाएगा, पानी जो है वो वाष्प के रूप में इन्वायरमेंट में उड़ता जाएगा। किस फॉर्म में? वाष्प की फॉर्म में पानी जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है। ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस थी? ट्रांसपायरेशन के अंदर वाटर का लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। तो वाटर प्लांट से भी वेपर्स की फॉर्म में उड़ रहा है और इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू भी वाटर जो है वो वाष्प की फॉर्म में इन्वायरमेंट में जा रहा है। ये जितने भी वाटर या वाष्प की फॉर्म में पानी जो रिलीज़ हुआ है इन्वायरमेंट के अंदर, वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगी। क्या? कुछ छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगी। इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब से मिलकर ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। किसे बनाएगी? इनका कंडेंसेशन होगा। किनका कंडेंसेशन होगा? वाटर ड्रॉप्स का। वहाँ पे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अदर फैक्टर्स जैसे कि गैसेस का, डस्ट मटेरियल का, ये सब इन सब का कंडेंसेशन होने के बाद में क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। इन क्लाउड्स के अंदर ये जो वाष्प के फॉर्म में पानी उड़ रहा है वो एकत्रित होता जाएगा। क्या एकत्रित हो जाएगा? ये वाटर ड्रॉप्स जो कि इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू आई है, उसकी वजह से यहाँ पे बादल के अंदर पानी जो है वो बढ़ता जाएगा। यदि इसकी कैपेसिटी के ऊपर पानी का इसकी कैपेसिटी से ऊपर पानी भर जाएगा तो क्या होगा? तो बारिश होगी। प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू बारिश हुई, रेनफॉल हुई तो फिर से पानी कहाँ पे आया? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर फिर से पानी आया। ये पानी कुछ मात्रा फिर से कहाँ चली जा रही है? वाटर सोर्स के अंदर चली जा रही है, तालाब के अंदर, नदियों में, झरनों में। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल से इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट में बारिश के थ्रू फिर से सॉइल के अंदर आ जा रहा है। यहाँ पे हमने आज पढ़ा क्या है? हमने प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि पानी का मेन सोर्स है क्या? रेनफॉल है। बारिश मेन सोर्स है। रेनफॉल के आधार पे हमने प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ज़ीरोफाइट प्लांट्स क्या थे, हाइड्रोफाइट्स प्लांट क्या थे, मीसोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर हमने कहा कि बारिश जो है वो प्लांट की वेजिटेशन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट डालती है। इफ़ेक्ट कैसे डाल रही थी? हमने कहा कहीं कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, 12 महीने वहाँ पे बारिश हो रही है। फिर हमने कहा कहीं पे ग्रासलैंड्स थे। ग्रासलैंड्स डिसकंटिन्यूस बारिश हो रही थी, कुछ महीने बारिश होती है, कुछ महीने बारिश नहीं होती। डिज़र्ट एरिया के बारे में पढ़ा हमने कि डिज़र्ट के अंदर लीस्ट बारिश होती है, लीस्ट रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश हो रही है, इसलिए वहाँ पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा कि रेनफॉल के थ्रू पानी जो है वो सॉइल के अंदर आया, कुछ मात्रा में पानी बहकर समुंदर में, तालाब, झरनों में चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है और प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन हो रहा है। तो ये वेपर्स की फॉर्म में पानी जो है वो इन्वायरमेंट में जाएगा और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, कंडेंसेशन होगा इसका। फिर कंडेंसेशन के बाद में जब यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से रेनफॉल होगी, रेनफॉल के थ्रू पानी फिर से सॉइल के अंदर आ जाएगा, मिट्टी में, धरती पे आ जाएगा। तो ये एक पानी जो है वो एक साइकिल के फॉर्म में मूव कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको वाटर साइकिल कहा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।